नमस्ते एनएमएस यूपी के प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है एनएमएस यूपी के आरंभ बैच में। आज के हम इस वीडियो में सूक्ष्म जीव यानी मैक्रोऑर्गेनिज्म पर बात करने वाले हैं। इस पर हम सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण और इनके उपयोग क्या हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव और लाभदायक सूक्ष्म जीव और इनसे रोगों से कैसे बचा जाए, इन सब पर बात करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में धातु और खनिज का MCQs किए थे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। बात करें सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव वे जीव जो आंखों से नहीं देखे जा सकते, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव वो होते हैं जो आंखों से नहीं देखे जाते, सिर्फ सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं, तो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इनकी बात करें आकार की तो ये माइक्रोमीटर या नैनोमीटर में नापे जाते हैं और ये एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है। याद रखना, एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है। और ये अत्यंत सूक्ष्म जो आँखों से अदृश्य होते हैं, यानी कि आँखों से दिखाई नहीं देते। ये सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं क्योंकि आकार बहुत छोटा होता है, तो सूक्ष्मदर्शी में आकार सूक्ष्म जीवों का बड़ा दिखाई देता है। बात करें इनकी इतिहास की, यानी कि ये कब आए, कब इसकी खोज हुई, तो 1676 में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने खोजे। सूक्ष्म जीवों की खोज अगर आपसे पूछे तो आंसर होगा एंटोनी वान लीeuwenhoek, और पूछे कब की हुई तो क्या होगा, तो 1676 ईस्वी में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने सूक्ष्म जीवों की खोज की। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। याद रखना, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता एंटोनी वान लीeuwenhoek को कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था, 1676 में सूक्ष्म जीवों की शुरुआत की थी, यानी कि पता लगाया था कि सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, खोज की थी। लुईस पाश्चर ने रोगाणु सिद्धांत दिया। तो रोगाणु सिद्धांत किसने दिया अगर पूछे तो लुई पाश्चर ने। बात करें रॉबर्ट कोच ने रोगों के जीवाणु का कारण बताए। बात करें व्यापकता, यह कहाँ कहाँ फैले हुए होते हैं, कहाँ कहाँ रह सकते हैं, तो सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर हर स्थान पर पाए जाते हैं। जल, वायु, मृदा, शरीर में होते हैं। अत्यंत विविध लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं सूक्ष्म जीवों की। सबसे प्राचीन जीव 3.5 अरब वर्ष पुराने हैं। याद रखना, सबसे पुराने जीव हैं प्राचीन जीव, तो वो 3.5 अरब वर्ष पुराने हैं। याद रखना, सूक्ष्म जीव पृथ्वी के सबसे पुराने जीव निवासी हैं। ये एक कोश की यानी एक कोशिका से बने होते हैं। एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों प्रकार के होते हैं। एक कोशिकी जीव कहते हैं उन्हें जिनके पास सिर्फ एक कोशिका हो, और बहुकोशिकीय जीव उन्हें कहते हैं जिनमें एक से अधिक, दो या दो से अधिक क्या हों, कोशिकाएँ हों। जैसे एक जीव क्या होता है, अमीबा। और बात करें बहुजीव की तो एक मनुष्य का शरीर भी बहुकोशिकीय होता है, क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएँ मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। बात करें सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, यानी कि कितने भागों में बांटा जाता है, तो सूक्ष्म जीवों को हम 5 भागों में बांटते हैं, यानी कि जीवाणु, कवक और शैवाल और प्रोटोजोआ और वायरस। बात करें जीवाणु की, जीवाणु क्या होता है, एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय यानी कि इनके शरीर में क्या पाया जाता है, एक कोशिकीय यानी कि एक ही कोशिका पाई जाती है। और प्रोकैरियोटिक का मतलब ये समझिए कि वो क्या होते हैं, विकसित नहीं हुए होते हैं। और एक कोशिका भित्ति होती है, यानी कि हम जो नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं कोशिका, तो कोशिका भित्ति उस पर बात करेंगे विस्तार से। कोशिका भित्ति होती क्या है, आप इतना समझिए कि कोशिका भित्ति कोशिका की बाहर की एक मोटी परत होती है, जिस कोशिका क्या होती है, सुरक्षित बनी रहती है। कोशिका भित्ति काम होता है सिर्फ सुरक्षा करना, अंदर की कोशिका को बचाना, जो अंदर भरा हुआ होता है द्रव। बात करें आकार की, ये क्या होता है, किस आकार के हो सकते हैं, दंडाणु, गोलाणु और कुंडलाणु, यानी कि दंड का आकार या डंडे का आकार के भी हो सकते हैं, गोलाकार भी हो सकते हैं और कुंडली रूप के भी हो सकते हैं। बात करें कवक की, तो कवक क्या है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। कवक, आप कुकुरमुत्ता एक क्या है, कवक है। फंगस, आपकी रोटी में फंगस लग जाती है, वो क्या है, कवक ही है। तो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं कवक। ये मृतजीवी यानी मृत पदार्थों पाए जाते हैं। हमने बात की कुकुरमुत्ता की, कुकुरमुत्ता क्या है, एक मृतजीवी पौधा है। बीजाणु यानी क्या होते हैं, इनमें प्रजनन करने की क्षमता होती है, जैसे हाइड्रा, इनमें क्या होती है, प्रजनन करने की क्षमता होती है, यानी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ये। बात करें शैवाल की, तो शैवाल में क्या होता है, ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्योंकि ये हरे पाए जाते हैं।
ये हरे रंग के कारण क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी, और जल में मुक्तता पाए जाते हैं। आप जानते होंगे काई जो होती है यही क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। प्रोटोजोआ की बात करें, जब प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ क्या है, एक कोशिकी और यूकारियोटिक जीव। यूकारियोटिक समझिए कि जिनका केंद्र क्या होता है, विकसित हुआ होता है, यानी कि पूरी कोशिका जो होती है वो पूरी विकसित हुई होती है और वो कठोर भी होती है। उसे कहते हैं क्या, यूकारियोटिक जीव, जिनकी कोशिका क्या विकसित हो और केंद्रक भी पाया जाता है। गतिशील यानी मोटाइल होते हैं, यानी कि पाद कदाप से। जैसे अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। ये क्या है, ये गमन करते हैं और जल मृदा परपोषी में भी पाए जाते हैं। जल में भी पाए जाते हैं, मृदा में भी पाए जाते हैं और परपोषी भी होते हैं। बात करें यहीं वायरस की, तो वायरस क्या है, एक सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। वायरस क्या है, एक सजीव भी है और बीच की, यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच में जो आता है उसे कहते हैं वायरस। परपोषी के बिना जीवित नहीं रह सकते, यानी कि किसी दूसरे के बिना क्या होते हैं, ये जीवित नहीं रह सकते। डीएनए या आरएनए होता है, ये दोनों नहीं है। लेकिन क्या डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं हो सकता। बात करें नेक्स्ट, यानी कि सूक्ष्म जीवों का रहते कहाँ हैं और इनके लक्षण कैसे हैं, तो बात करें सूक्ष्म जीव हमारे जल में रहते हैं, यानी कि तालाब के पानी में, नदी के पानी में, समुद्र में, गर्म पानी के झरने में। बात करें मृदा, यानी कि मिट्टी में भी रहते हैं। मिट्टी में करोड़ों जीव रहते हैं। आप जानते होंगे कि नाइट्रोकरण की जो स्थितिकरण होता है राइबोसोम से, वो क्या है, एक जीवाणु है, वो भी क्या है, एक सूक्ष्म जीव। बात करें वायु में तो लाखों की संख्याओं में भी सूक्ष्म जीव होते हैं। बीजाणु और कुछ जीवाणु वायु में तैरते रहते हैं। जीव के शरीर में, हमारे शरीर में भी बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जैसे इंट अमीबा, एस्ट्रोलेट का कुछ और सारे भी। अति परिस्थितियाँ, यानी कि जो बर्फ़ में भी होते हैं, बहुत ठंड में भी सूक्ष्म जीव रह सकते हैं। नमक में भी रह सकते हैं, अम्ल में भी रह सकते हैं, यानी कि लवण में भी रह सकते हैं और अम्ल में भी रखते हैं। यानी कि अम्ल, क्षार, लवण, किसी भी अवस्था में सूक्ष्म जीव कहाँ रह सकते हैं। बात करें इनके लक्षण की, तो कैसे प्रकट होते हैं, यानी कि तीव्र प्रजनन, यानी कि इनका जो प्रजनन होता है ये अनुकूल परिस्थितियों में तो बहुत तेज़ी से प्रजनन करते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्या कर लेते हैं, प्रजनन का मतलब ये संख्याओं में बढ़ते रहते हैं। अनुकूलन का मतलब ये है हर प्रकार की स्थिति में परिस्थिति जीवित रह सकते हैं, यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें सूक्ष्म जीव क्या हो, जीवित बने रहें, वो क्या है, उनके लिए अनुकूलन की आवश्यकता, अनुकूल परिस्थिति है। वहीं अगर बात करें प्रतिकूल परिस्थिति की, जहाँ सूक्ष्म जीव क्या हो, सर्वाइव न कर पाएँ, नष्ट हो जाए, तो क्या है, प्रतिकूलन परिस्थिति बन जाएगी। बात करें एक कोशिकीय जीव, क्योंकि अधिकतर सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, एक कोशिका के बने होते हैं। कुछ ही हैं जो प्रोटोजोआ और कवक जो बहुजीवी हो सकते हैं, मतलब एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। बात करें परिस्थिति की, तो ये उच्च ताप पर रह सकते हैं, निम्न तापमान में भी रह सकते हैं, दबाव भी सह सकते हैं, और पीएच में जीवित रहते हैं। पीएच क्या होता है, एक पीएच स्केल होती है जिसमें अम्ल और क्षार का पता चलता है कि अगर 7 से ज़्यादा हुआ तो क्या होता है अम्ल, 7 से कम हुआ तो क्या होता है क्षार, अगर 7 हुआ तो क्या होता है उदासीन। तो 7 से जो ऊपर, जब सभी हमने बात की कि सूक्ष्मजीव अम्ल, क्षार और लवण किसी भी अवस्था में रह सकते हैं। बात करें रोगजनक की, तो कुछ रोग उत्पन्न करते हैं, कुछ रोग नष्ट करते हैं। अपघटन भी होता है, मृत जीवों का अपघटित करते हैं। इनका महत्व सबसे पृथ्वी में पर सबसे महत्व यही है कि अब अगर अपघटन न करें, मान लो कोई जानवर मर गया, अगर वो अपघटित न हो तो वातावरण में पड़ा रहेगा, सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, और कितनी ही खराब परिस्थिति होगी हमारी। अगर सूक्ष्म जीव ना हो तो बहुत ही कुछ बंद हो जाए। बात करें लाभकारी सूक्ष्म जीव यानी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, यानी कि जो हमारे लिए हितकारी है सूक्ष्म जीव है, हम उनका उपयोग कई क्षेत्रों में कर सकते हैं। जैसे खाद्य उद्योग में भी कर सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में कर सकते हैं, यानी कि औषधि बनाकर, कृषि में कर सकते हैं, यानी कि, और पर्यावरण में भी कर सकते हैं, उद्योग में और अनुसंधान में, यानी कि रिसर्च में भी कर सकते हैं। बात करते हैं खाद्य उद्योग में, यानी कि खाद्य में कैसे, हमारे खाने में कैसे उपयोगी हैं सूक्ष्म जीव। तो बात करें जो लैक्टोबैसिलस है, वो क्या है, दही है, दही में पाया जाता है। पनीर में बनाने में, दही और पनीर बनाने में क्या काम आता है, लैक्टोबैसिलस। याद रखना, ईस्ट, ब्रेड, डबल रोटी फुलाना, यानी जो ईस्ट होता है, ईस्ट वो क्या है, एक सूक्ष्म जीव है जो ब्रेड है आपकी, डबल रोटी है, उसको फुलाता है। बात करें एक्टोबैक्टर, यानी कि जो सिरका, विनेगर बनाना, जो विनेगर बनता है सिरका, तो क्या है, एक्टोबैक्टर का प्रयोग करते हैं। एक क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। बात करें ईस्ट, जो ईस्ट होता है जो शराब और बियर बनाते हैं,
अंगूर को सड़ाने गलाने में क्या का प्रयोग करते हैं, ईस्ट का ही प्रयोग करते हैं। ये क्या है, एक खाद्य के लिए हो गया। बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में क्या है सूक्ष्म जीवों के महत्व, तो चिकित्सा क्षेत्र में हम पेनिसिलिन यानी कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाते हैं। बात करें स्टोराइम्स माइसिन भी एक क्या है सूक्ष्म जीव। बैक्टीरिया यानी कि इंसुलिन उत्पादन, जो जेनेटिक इंसुलिन उत्पादन में प्रयोग करते हैं बैक्टीरिया का। वैक्सीन्स जैसे कोरोना हुआ था अभी तो वैक्सीन्स बनाई गई थी, यानी कि जीवी मृत सूक्ष्म जीवों से बनती हैं। बात करें कृषि के क्षेत्र में क्या महत्व है सूक्ष्म जीवों का, तो कृषि के क्षेत्र में राइजोबियम जो दलहन में क्या होता है नाइट्रोजनीकरण करता है। एक्टोबैक्टर यानी कि मुक्त जीवाणु नाइट्रोजन में स्थिरीकरण करता है। याद रखना ये जितने भी सूक्ष्म जीवों के नाम है ना, इनके कार्य भी याद रखना करते क्या है। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी धान के खेतों में पाई जाती है। जब धान में क्या होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि काई जिसे कहते हैं कि धान में काई लग गई तो पानी कम सोखता है ना। वही बायोपेस्टिसाइड यानी कि जो बीटी होता है यानी कि बायोसेल थर्मोनालिसिस, ये क्या है बैक्टोपेस्टिसाइड, यानी कि आप कह सकते हैं खादों को सड़ाने गलाने में जो कृत्रिम खाद है जो आपके गोबर की बनी हुई क्या है बायोपेस्टिसाइड है। बात करें पर्यावरण के क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का तो बहुत ही उपयोग है। जैसे अपघटन यानी कि आप बताया ही मैंने कि मृत जीव अगर अपघटित नहीं होंगे तो क्या होंगे, वो पर्यावरण में डले रहेंगे और मृत जीव का अपघटन करके मृदा उर्वरक बनाते हैं। हाँ, और बायोगैस मेथेन गैस उत्पादन यानी कि जो आप गोबर गैस से संयंत्र बनाते हैं। प्रदूषण सफाई में किसका काम होता है, तो बायो रेमेडिएशन। जल में शुद्धिकरण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। और बात करें उद्योग के क्षेत्र में, तो उद्योग में तो क्या है क्रिटिक एसिड यानी कि जो एस्परगिलस से बनाता है। लैक्टिक एसिड जो लैक्टोबैसिलस से बनता है। एंजाइम्स जो होते हैं जो कपड़ा डिटर्जेंट्स के उद्योग में उपयोग करते हैं। एथेनॉल है जो ईस्ट के किण्वन द्वारा प्रयोग करते हैं। तो बात करें वहीं अनुसंधान यानी कि रिसर्च में, तो इक्वाइल है जो तो मॉडल ऑर्गेनाइजेशन अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है। डीएनए की तकनीक में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है, यानी कि जो डीएनए की खोज की जाती है यानी कि डीएनए का पता लगाया जाता है तो क्या होता है सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। जैव तकनीकी का सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, जैव तकनीक में भी सूक्ष्म जीवों को महत्वपूर्ण है। जीएमओ फसलें बनाने में सहायक होता है, यानी कि जो आप हाइब्रिड बीज बनते हैं तो क्या है इस पर भी हमारे सूक्ष्म जीवों का भी ये रहे हमारे लाभकारी सूक्ष्म जीव। बात करें हम अनयूजफुल सूक्ष्म जीवों की यानी कि अनयूजफुल और मैक्रोमिजम्स की, तो हम खाद्य विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता को कह सकते हैं फूड पॉइजनिंग। आपने सुना होगा कि फूड पॉइजनिंग की वजह से किसी की मृत्यु हो गई। ये क्या है हानिकारक सूक्ष्म जीवों के एक लक्षण है, जिसमें सैलोमोनेला खाने के फूड पॉइजनिंग करता है, जिससे मृत्यु हो सकती है। क्लॉस्ट्रिडियम यानी कि डिब्बा बंद खाने में उपयोग किया जाता है। स्टेफिलोकोकस दूध क्रीम में, और जो इस होता क्या है मतली यानी कि उल्टी दस्त होते हैं, यानी मतली यानी कि जी मथियाना है। फसल के रोग भी होते हैं सूक्ष्म जीवों से, जैसे क्या रस्ट ऑफ व्हीट में क्या लगता है पुनिकिया, कवक है एक, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये से क्या होता है किस सूक्ष्म जीव के नाम से होता है पाइथोप्टेरा। और क्रैटस कैंकर रोग होता है किसके जीवाणु से, एक्सोथर्मस नस। फ्रूट रोट यानी कि किसके द्वारा होता है राइजोपस, तो ये क्या है एक कवक है। बात करें वहीं पशु रोग की, तो पशु रोग भी एक सूक्ष्म जीवों के से होते हैं, जैसे एंथ्राक्स बैसिलस एंथ्रासिस से होता है। फूड एंड माउथ डिसीज यानी कि जो गला घोंट कुछ भी हो जाता है जानवरों को, वो वायरस के द्वारा होता है। रेबीज आपने सुना होगा, रेबीज वायरस होता है जो पागल कुत्ते के काटने से होता है। बर्ड फ्लू यानी कि जो H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलता है। ये सब क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण नेम है, इन्हें याद करना बिल्कुल बहुत ही आवश्यक है एनएमएस के लिए। बात करें एंटीबायोटिक प्रतिरोध यानी कि जो सुपर बग्स हैं जो एंटीबायोटिक से नहीं मरते, कुछ जीव होते हैं जो नहीं मरते एंटीबायोटिक से, तो IMR है यानी कि मिथिकल रेसिस्टेंट स्टेप। ये क्या है अनावश्यक एंटीबायोटिक न लें, एंटीबायोटिक होती हैं डॉक्टर की सलाह से के बिना ना खाएं। जो एंटीबायोटिक दवाई होती हैं उन्हें आप बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं खाएं। बचाव खाना ढककर रखें, आप सूक्ष्म जीवों के बचाव खाना ढककर रखें, हाथ धोएं, पका हुआ खाना खाएं, साफ़ पानी पिएं और टीकाकरण करवाएं, जिससे आप सूक्ष्म जीवों से क्या बच सकते हैं। बात करें सूक्ष्म जीव होने वाले प्रमुख रोग की, तो आप ये सारणी बिल्कुल पूछी जाती है एनएस में, कम से कम एक सवाल तो इससे बनेगा ही कि 6 रोग यानी जो टीबी होता है किस सूक्ष्म जीव से होता है,
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरलोसिस से। ये किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? तो ये जीवाणु है। ये किसके माध्यम से फैलता है? वायु के माध्यम से। ये इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? खांसी, बुखार और वजन कम हो जाता है। तो इसके बचाव के लिए हम क्या करते हैं? BCG का टीका लगाते हैं, डॉट्स का टीका लगाते हैं। बात करें हैजा की, तो हैजा किसके कारण होता है? वाइब्रो क्लोरेट। तो इस किस प्रकार की जीवाणु है? ये किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? तो बात करें ये क्या है? एक जीवाणु है। इसका कैसे फैलता है, यानी संक्रमण कैसे होता है? तो बात करें ये दूषित जल से पीने से क्या होता है? हैजा हो जाता है। बात करें इसका लक्षण कैसे होते हैं? जैसे किसी को हैजा हो जाए तो पता कैसे चलेगा कि इसे हैजा हो गया है? तो इसकी दस्त होती हैं, उल्टियाँ होती हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसमें आप बचाव के कारण क्या है? ORS कर सकते हैं, ORS घोल दे सकते हैं उसे, और स्वच्छ जल पिया सकते हैं। यानी कि टाइफाइड, जो टाइफाइड होता है वो किसके कारण होता है? किस भी सूक्ष्म जीव के? तो याद रखना क्या? सैल्मोनेला टाइफी। ये क्या है? जीवाणु है। ये किसके कारण होता है? दूषित भोजन जल के कारण। यानी कि दूषित जल और दूषित भोजन करेंगे तो क्या हो जाए? टाइफाइड हो जाएगा। और ये जिससे लक्षण होंगे क्या? बुखार होगा, पेट दर्द होगा। और तो TAB का टीका लगवाते हैं। किसके? TAB का टीका लगवाते हैं टाइफाइड से बचने के लिए। बात करें वहीं मलेरिया की, तो मलेरिया प्रोटोजोआ है। ये प्लाज्मोडियम द्वारा फैलता है। किसे? प्लाज्मोडियम द्वारा। ये एनाफिलीज मच्छर द्वारा काटने से फैलता है। इसके लक्षण क्या है? ठंड, बुखार। यानी कि ठंड बुखार समझते हैं आप, चक्कर भी आते हैं। और इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? हम इसका बचाव मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। DOT यानी कि DDT यानी कि डिऑक्सीडाई टाइप होता है। DDT एक दवा का नाम है जो पहले छिड़काई जाती थी हमारे सभी गांव हो, शहरों। अब लेकिन DDT में बैन लग गया है, क्योंकि DDT बहुत ही हानिकारक दवाई है। बात करें डेंगू की, तो डेंगू क्या है? एक वायरस द्वारा फैलता है। डेंगू वायरस ही नाम उसका। और ये एडीज मच्छर के काटने से होता है। एडीज मच्छर के, इसमें क्या होता है? तेज़ बुखार होता है और दर्द होता है। बात करें यही मच्छरदानी का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें, मच्छर का नियंत्रण करके कुछ भी। बात करें वहीं पोलियो की, तो पोलियो एक पोलियो वायरस द्वारा फैलता है। ये क्या है? वायरस है। ये दूषित जल और मल से होता है। इसमें होता क्या है? लकवा मार जाता है और बुखार आता है। इसमें हम OPV IPV का टीका लगवाते हैं। बात करें वहीं चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स, जो आपके गांव में कहते हैं देवी निकल आई, वही सब क्या है? चेचक है, स्मॉल पॉक्स है। ये वेरिओला वायरस द्वारा फैलता है। यानी कि सीधे संपर्क से, यानी आपने कहा सुना होगा गाँव में कि छूना नहीं इसे, देवी निकल आई है इसकी। तो वही क्या है? सीधे संपर्क से होने से क्या होता है? संक्रमण से फैल जाता है, इसलिए छुआ नहीं जाता चेचक रोगी को। ये इसमें क्या होता है? दाने और बुखार आती है। देखा होगा आपने, दाने निकल आते हैं जिसे चेचक होता है, यानी कि जिसे देवी निकल आती हैं आप कहते हैं। टीम से उन्मूलन, यानी कि इसे अलग कर दिया जाता है, आइसोलेट करके इसे छुआ स्वच्छ हाथों से छुआ जाता है, तो क्या होता है? चेचक नहीं होता। बात करें वहीं एड्स की, एड्स क्या है? HIV वायरस द्वारा फैलता है। ये किस कारण होता है? रक्त से भी फैलता है, एक संभोग यानी कि सेक्स के द्वारा भी फैलता है। इसका लक्षण क्या है? प्रतिरोधक क्षमता कम कर देता है, खत्म ही कर देता है, कम नहीं खत्म ही कर देता है। इसके लिए कोई टीका नहीं अभी तक खोजा नहीं गया। बात करें वहीं संक्रमण से बचाव की, कैसे संक्रमण को रोका जाए और किस वायु द्वारा जो होता है, जैसे TB, खसरा, COVID-19 जो हुआ था, इन्फ्लुएंजा, तो आप बचाव के लिए कर सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं, भीड़ से बच सकते हैं, वेंटिलेशन यानी कि आप अकेले रह सकते हैं। वहीं बात करें सीधे संपर्क जो रोग होते हैं, उदाहरण के लिए बात करें चेचक, दांत खाज, खुजली, एकाईबीज, हर्बीज, तो आप इसके बचाव के लिए हाथ धो सकते हैं, संक्रमित से दूर रहें, यानी कि जो संक्रमण से ग्रसित है पहले व्यक्ति, उससे दूर रहें। बात करें वहीं जल भोजन द्वारा जो फैलते हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, पेचिस, हेपेटाइटिस A, तो इसके बचाव के लिए हम उबला पानी पिएं, पका भोजन खाएं, सफाई रखें। वहीं बात करें वेक्टर द्वारा, जो बात करें मलेरिया और डेंगू, फाइलेरिया, ये सब क्या हम वेक्टर द्वारा फैलते हैं, यानी कि मच्छर द्वारा। वहीं बात करें इसके उपयोग के लिए हम क्या कर सकते हैं? मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं, कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, जल ना भर दें आसपास आपके। वहीं रक्त तरल पदार्थ में जो होता है, यानी कि जो ब्लड बोरन में होता है, जैसे HIV, एड्स की बात करें, हेपेटाइटिस B व C, हम एक में क्या करते हैं? इसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? सुरक्षित सुई, यानी कि जो उपयोग सुई है उसका प्रयोग करें, रक्त की जांच करवाएं, यानी कि खून की जांच करवाएं, टेस्ट करवाएं, सावधानी बरतें। वहीं बात करें पशु जो कीट द्वारा फैलते हैं, जो जैसे रेबीज, कुत्ते द्वारा काटने से, बर्ड फ्लू,
एंथ्रैक्स, इसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? पशु टीकाकरण करवा सकते हैं, कांटे पर तुरंत इलाज करा सकते हैं। ये रही संक्रमण के तरीके और बचाव की बात करें वहीं टीकाकरण की यानी कि वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है? मृत या कमज़ोर सूक्ष्मजीवियों से बनाया गया वह पदार्थ होता है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को क्या बढ़ाता है। याद रखना वैक्सीन क्या होता है, टीका या वैक्सीन। मृत या कमज़ोर सूक्ष्मजीवियों से बनाया गया क्या होता है? एक पदार्थ होता है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को क्या करता है? बढ़ाता है। ये काम कैसे करता है? बात करें काम की तो टीका लगाने पर मृत कमज़ोर जीवाणु शरीर में जाते हैं, जो जिससे बना हुआ होगा टीका उसमें इंजेक्ट करने पर शरीर पर चले जाते हैं। फिर शरीर की प्रतिरक्षा यानी कि एंटीबायोटिक बनाते हैं जो लड़ने का काम करते हैं। मेमोरी सेल बन जाती है यानी कि भविष्य के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं बात करें वास्तविक रोगाणु अपने आने शरीर जल्दी लड़ता है। जो पहले आप टीकाकरण करवाते हैं तो आप लगवाने के बाद क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स बन जाती हैं। उसके बाद जब रोग आता है तो उनमें जब रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी ज़्यादा होगी रोग लड़ने की तो आप बीमार नहीं होंगे। बात करें वहीं महत्वपूर्ण टीके आपके जो आने ही चाहिए आपको, तो BCG यानी कि जो टीबी क्षय रोग के लिए यानी कि जो टीबी के लिए है वो उपयोग हम कब करते हैं? BCG का टीका आपने सुना होगा, जन्म के बच्चे को जब जन्म होता है तो क्या करते हैं? BCG का टीका लगवाते हैं। वहीं OPO IPO को टीका हम कब लगवाते हैं? यानी कि पोलियो का, यानी कि जन्म से 6, 7, 10 सप्ताह बाद। DBT यानी कि डिप्थीरिया जो काली खांसी टेटनस का टीका हम लगवाते हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए DPT का टीका लगवाते हैं। वहीं बात करें MMR की यानी कि जो जब खसरा होता है, गलसुआ होता है, रूबेला हो जाता है तो हम MMR टीका का उपयोग करते हैं। वहीं बात करें हेपेटाइटिस B यानी कि हेपेटाइटिस B का उपयोग हम कब जन्म के उपरांत करते हैं। वहीं बात करें एडवर्ड जेनर क्या है? स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक के टीके की खोज की थी, पहला टीका बनाया था। यानी कि याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? 1796 में स्मॉल पॉक्स चेचक का पहला टीका बनाया था। वे टीकाकरण के क्या हैं? जनक हैं, यानी कि वैक्सीनेशन, फादर ऑफ वैक्सीनेशन पूछे तो क्या है? एडवर्ड जेनर। और काउपॉक्स वायरस से बना था ये सबसे पहला टीका। याद रखना किससे बनाया गया था स्मॉल पॉक्स का टीका? तो काउपॉक्स वायरस से। किससे? काउपॉक्स वायरस से। इन्हें यानी कि जो एडवर्ड जेनर है इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण के जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने कब बनाया था स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के टीके का खोज कब की थी? तो 1796 में। किसकी सहायता से? काउपॉक्स वायरस की सहायता से। ये याद रखना। बात करें एड्स की, वहीं जो HIV होता है एड्स, कारण और संक्रमण और बचाव हमने थोड़ा सा लाइट में पढ़ा था, अब यहाँ विस्तार से जानते हैं। AIDS यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV एक क्या है? HIV एक वायरस है, ये ह्यूमन इम्यूनिटी डेफिशिएंसी वायरस के संक्रमण से होने वाला रोग जिसमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इसका कारण क्या हो सकता है? अच्छा, एड्स के कारण क्या हो सकता है? HIV रिटर्नस प्रकार का वायरस होता है, RNA आधारित वायरस होता है, CD+T लाइवोसाइटिस को नष्ट करता है, यानी कि आप कह सकते हैं प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करता है। इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करता है, यानी कि जो आपकी पाचन क्रिया है सब कुछ क्या करता है? कमज़ोर करता है। ये 1981 में क्या किया गया? पहली बार इसकी पहचान की गई। यानी कि 1900 अगर पूछा जाए कि HIV यानी कि एड्स की पहली बार पहचान कब हुई तो 1981 में। वहीं बात करें संक्रमण कैसे होता है, HIV का संक्रमण कैसे होता है यानी कि एड्स का फैलाव असुरक्षित यौन संबंध से और संक्रमित रक्त से, यानी कि जब रक्त उत्पाद से आप जब किसी का दूसरे संक्रमित व्यक्ति का रक्त यानी खून अपने शरीर में डलवा लेते हैं तो क्या होता है? संक्रमण फैल जाता है। संक्रमित सुई से यानी कि इंजेक्शन साझा करने से। आप बात करें, आपने देखा होगा डॉक्टर एक व्यक्ति को एक ही बार सुई लगाता है। अब अगर एक ही व्यक्ति को अगर एक बार सुई न लगाए, अगर दूसरे व्यक्ति को कुछ है वही सेम चीज़ दूसरे व्यक्ति की भी हो जाएगी तो क्या होगा? HIV फैलने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। बात करें संक्रमित माँ के बच्चे को स्तनपान यानी कि दूध पिलाते समय गर्भावस्था में भी हो सकता है। नोट्स स्प्रेड बाय, हाथ, आप याद रखना हाथ मिलाने में भी हो सकता है, खाने में, हवा में। इसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? यानी कि HIV के बचाव के लिए, एड्स के बचाव के लिए हम सुरक्षित यौन संबंध बनाएं, कंडोम का उपयोग करें। वहीं बात करें रक्त देने से पहले HIV जांच लें, यानी कि जो आप खून डोनर होते हैं यानी कि ब्लड डोनर्स होते हैं उनका पहले खून जांच लें कि ये HIV पॉजिटिव तो नहीं है, अगर नहीं है तभी ब्लड लें। वहीं बात करें नई डिस्पोजल सुई उपयोग करें, डिस्पोजेबल यानी कि आप डिकम्पोज कर सकते हैं। वहीं संक्रमित माँ को 8 दवाएँ। और वहीं जागरूकता और शिक्षा,
मुख्य हथियार है। आप HIV एड्स के लिए क्या कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। ये सबसे क्या है, बड़ा ही उपचार है। एड्स का कोई स्थायी इलाज नहीं, अभी तक खोजा नहीं गया। याद रखना क्या है, एड्स का अभी तक कोई स्थायी इलाज नहीं खोजा गया। 8 से नियंत्रण होता है, यानी कि अब बात करें 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे। याद रखना क्या, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 8 क्या, एंटीबायोटिक थेरेपी है से नियंत्रण। HIV का बचाव हम कर सकते हैं एंटीबायोटिक थेरेपी से, 8 के सहायता से। वहीं बात करें हमने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा, तो सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, आँखों से अदृश्य होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। ल्यूइन हॉक ने इसकी खोज की थी 1676 ईस्वी में। वहीं बात करें जीवाणु की, तो एक उसकी जीव को होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। हमने बात की प्रोकैरियोटिक क्या होता है, इसमें क्या हो, जिस जीव की क्या हो, केंद्रक यानी कि न बना हो और ये अव्यवस्थित हो। वहीं बात करें क्या होता है, TB, हैजा, टाइफाइड जीवाणु के ही रोग हैं, जीवाणु द्वारा फैले हुए रोग हैं। हम इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, दही में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। वहीं बात करें कवक की, तो पेनिसिलिन एक क्या है, एक जीवाणु नहीं कवक है, जिससे एक दवाई बनाई जाती है। इट्स का उपयोग कहाँ करते हैं, ब्रेड बनाने में, और इसका हम दाँत खाज करते हैं। वहीं बात करें शैवाल की, शैवाल क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, ये हरे होते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और स्पिरुलिना भोजन बनाता है। वहीं बात करें प्रोटोजोआ की, जो प्लाज्मोडियम है, जो मलेरिया है, मलेरिया फैलाता है। एमोबिया या एमीबियस फैलाता है। एनोफिलीज यानी मच्छर से फैलता है। ये क्या है, एक सब प्रोटोजोआ। वहीं बात करें वायरस की, तो ये एक क्या होते हैं, अकोशिकीय होते हैं। ये DNA में या RNA में पाए जाते हैं। ये इनकी बात करें उदाहरण की, तो HIV, पोलियो, कोविड-19, डेंगू, ये सब क्या है, वायरस के उदाहरण हैं। वहीं बात करें एड्स फैलता किससे, मच्छर से, डेंगू से। एडीज मच्छर से क्या फैलता है, डेंगू। वहीं बात करें टीकाकरण की यानी कि वैक्सीनेशन की, एडवर्ड जेनर क्या है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण के जनक हैं क्या, कौन है, एडवर्ड जेनर। वहीं BCG का टीका का उपयोग करते हैं TB के लिए, OPO का प्रयोग करते हैं पोलियो के लिए, TPT का करते हैं MR का। ये सब क्या है, टीके के नाम है, हमने बात की पिछले स्लाइड में। वहीं बात करें एड्स के, तो एड्स HIV वायरस द्वारा फैलता है। और हम ये क्या होता है, CD+ यानी T सेल्स उपयोग करता है, यानी कि जो धीरे धीरे रक्त प्रतिरोधकता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, कमज़ोर कर देता है। इसका उपयोग कैसे हो, ये फैलता कैसे, रक्त सुई यौन से। हम इसका उपयोग 8 से नियंत्रण कर सकते हैं। इसका लिए अभी तक कोई भी टीके की खोज नहीं की गई। याद रखना, एड्स की अभी तक टीके की खोज नहीं हुई। वहीं बात करें बचाव की, तो हाथ धोएं, उबला पानी पिएं, मास्क पहनें, मच्छरदानी का उपयोग करें, टीकाकरण लगवाएं और सुरक्षित सुई का उपयोग करें, यानी कि नई सुई का हर बार प्रयोग करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, क्योंकि हम व्हाट्सअप पर आपके वीडियो की PDF सेंड करते हैं और टेलीग्राम पर हम क्यूज स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी जुड़िए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा सूक्ष्म जीवों के 1 लाइनर्स यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 लाइनर्स पर होने वाला है, जो आपके NMS परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।